उज्जवलपुर नाम के गांव में तंबू नाम का एक हाथी स्केटिंग करते हुए पूरे गांव में घूमता था। तंबू हाथी के साथ हागेमरू नाम का एक व्यक्ति रहते हैं। हागेमरू एक एनिमल ट्रेनर था, लेकिन वो जानवरों को गलत ट्रेनिंग दे रहा है कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया था। वो अब भी अपने हाथी को ऐसे ही काम सिखाता है। तंबू गांव गलियों में स्केटिंग करते हुए घूमता है और रास्ते में आने वालों को धक्का दे देता है। अरे वो देखो, वो हाथी फिर से मेरी तरफ आ रहा है। इसने पिछले हफ्ते ही मेरी कमर तोड़ दी थी। ऐसे कहते हुए राजपाल वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी स्केटिंग करते हुए आकर तंबू उसे धक्का मारकर वहाँ से निकल जाता है। हाय, मेरी कमर टूट गई रे बाबा। तभी पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ राजपाल का बेटा मैसूर नीचे उतरकर अपने पिता को अस्पताल लेकर जाता है। पिताजी, मैं भले ही एक डरपोक की तरह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था, लेकिन इस धक्के का बदला लेकर रहूंगा मैं उस हागेमारू से। ऐसे कहते हुए मैसूर जाकर हागेमारू को खूब बातें सुनाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर बात का जवाब बहुत गंदे तरीके से मैं क्या करूं कह देता है। हाँ, तुम तो यही कहोगे। खुद कुछ नहीं कर पाते हो, इसलिए जानवरों को उल्टे सीधे काम सिखाकर मासूम लोगों को परेशान करते हो। अच्छा, तो तुम लोग ये सोचते हो मेरे बारे में। 4 दिन बाद मैं एक स्केटिंग कंपटीशन रखूंगा। जिसमें दम है वो सब आ जाओ मुझसे और मेरे हाथी के साथ रेस करने के लिए। उसकी बात सुनने के बाद मैसूर वहाँ से चला जाता है और गांव में सबको ये बात बताता है। वो सिर्फ 2 लोग होंगे और हम सारे गांव वाले। हम में से कोई एक भी जीत गया तब भी वो लोग हार जाएंगे और उस पागल हाथी से पीछा छूट जाएगा। ऐसे कहते हुए मैसूर और कुछ गांव वाले स्केटिंग करने की कोशिश करते हैं और 4वें दिन तक ठीक ठाक सीख लेते हैं। प्रतियोगिता वाले दिन हागेमारू चालाकी दिखाकर रिमोट वाले स्केटिंग शूज पहनकर आता है और सबके साथ रेस लगाता है। सभी लोग कुछ दूर जाने के बाद नीचे गिर जाते हैं और अब रेस में सिर्फ मैसूर, हागेमारू और तंबू हाथी ही रहते हैं। अच्छी कोशिश कर रहे हो मैसूर। हार जाओगे तब भी माफ कर दूंगा, गधे। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए हागेमारू सबसे आगे निकल जाता है, तंबू हाथी से भी आगे। वो रेस खत्म करके दोबारा से चक्कर लगाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रिमोट वाले स्केटिंग शूज रुक नहीं रहे थे। कोई तंबू हाथी से भी अच्छी स्केटिंग कर रहे। ये बात तंबू हाथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो भी हागेमारू से तेज स्केटिंग करते हुए चक्कर लगाती है। वो देखकर राजपाल अपने बेटे से, ये दोनों कर क्या रहा है बेटा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मुझे भी कुछ भी नहीं आ रहा है पिताजी। देखते हैं आखिर ये 2 नमूने कब तक ऐसे ही घूमते हैं। ऐसे कहते हुए सब लोग इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद तंबू हाथी और हागेमारू को चक्कर आने लगते हैं। हाथी को कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन हागेमारू इस तरह से चिल्लाने लगता है।
बचाओ! कोई इन स्केटिंग शूज को रोको! मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। हागेमरू का शोर सुनकर तंबू हाथी उसे जोर से धक्का मारते ही हागेमरू मैसूर के पिता राजपल के पैरों के पास जाकर गिरता है। तब राजपल उससे ऐसा पूछता है, कैसा लग रहा है अपने ही हाथी से कमर तुड़वाकर? मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से सिर्फ अच्छी शिक्षा ही दूंगा। सुरेश को मछलियाँ पालने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें कुछ मछलियों को पालता है। सुरेश ना उन मछलियों को खाता है, ना ही उनसे व्यापार करता है। सुरेश एक साधारण सा लखा-दारा है। दिन भर जंगल में काम करता है और शाम को घर लौटने के बाद मछलियों के साथ वक्त बिताता है। कीर्ति, मैं जा रहा हूँ काम पर। तालाब की तरफ देखते रहना। कहीं कोई शरारती लड़का या चोर ना आ जाए मछलियों के पास। पता नहीं आप उन मछलियों को क्यों पाल रहे हो, क्यों मुझे उनकी देखभाल करने को कह रहे हो। अगर हम उन मछलियों का व्यापार करेंगे तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। बंद करो ये बातें। जा रहा हूँ मैं काम पर। उसी गांव में श्रीकांत और श्रीनाथ नाम के दो धनवान रहते हैं, जो हर वक्त सुरेश का मजाक उड़ाने के मौके ढूंढते रहते हैं। लो, ये मछुआरा फिर से चल पड़ा, जो लकड़ियाँ काटता है। गरीब नमूना। हा 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 हा। उसकी बातें छोड़ो, मुझे वो तालाब बेच दो। बदले में मैं तुम्हें एक झोपड़ी खरीद कर दूंगा। क्या कहते हो? आप दोनों धनवानों से बातें करके खुशी हुई है इस गरीब को। मैं चलता हूँ, काली नहीं रह सकता हूँ मैं। मुझे बहुत काम है। ऐसे कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन श्रीकांत और श्रीनाथ उसकी बातों से गुस्सा हो जाते हैं और सुरेश के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचकर श्रीकांत उसके तालाब में जहर मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन इस कोशिश में श्रीकांत पानी में गिर जाता है और जब वो बाहर लौट कर आता है तब उसके गले का सोना पानी में ही गिर गया था। पानी काफी ठंडा है। जो काम करने के लिए आया था वो मैं बाद में कर लूंगा। फिलहाल घर जाकर कपड़े बदलना जरूरी है। ऐसे कहते हुए श्रीकांत वहाँ से चला जाता है, लेकिन तालाब के अंदर एक मछली उस सोने को खा लेती है और खुद भी सोने के रंग की बन जाती है। शाम को जब सुरेश काम से लौट कर आता है और तालाब के पास जाता है, तब एक सुनहरी मछली पानी के बाहर निकलकर सुरेश से बात करती है। सुरेश, घबराओ मत, मैं एक जादुई मछली हूँ। तुमने मुझे कुछ दिनों पहले एक मछुआरा से बचाकर इस तालाब में छोड़ा था। तब से मैं तुम्हारे तालाब की मछलियों की रक्षा कर रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिला कभी। तुम इस तालाब के मछलियों को रक्षा कर रही हो, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए सुनहरी मछली। फिर भी मुझे आज मौका मिला है आपकी मदद करने का। मैंने अपने शरीर को सोने के शरीर में बदल लिया है। अब से मैं हर रोज एक सोने का मोती तालाब के ठीक इसी जगह पर रखूंगी। उससे तुम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हो। ऐसे कहते हुए वो सोने की मछली एक सोने का मोती रखकर पानी में चली जाती है। सुरेश के तालाब को खराब करने के लिए आए हुए श्रीकांत की वजह से सुरेश को बहुत बड़ा फायदा होता है और वो हर रोज एक मोती बेचकर
कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। लेकिन किसी को भी उस सोने की मछली या उसके मोती के बारे में नहीं बताता है। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को ही नहीं बताता है। आप कैसे कमा रहे हो इतने सारे पैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी। जंगल में मुझे एक गुफा मिली है, उसमें ढेर सारा सोना है, लेकिन हर रोज सिर्फ थोड़ा सा ही लेकर आ सकते हैं। लेकिन तुम वहाँ पर जाने की कोशिश मत करना, वो गुफा शेरों की है। ऐसे हर किसी को अलग अलग जवाब देता ही सुरेश। सब उसके जवाब सुनकर हंसकर चुप हो जाते हैं। लेकिन श्रीकांत और श्रीनाथ को ये बात हजम नहीं होती है कि गांव में उनसे भी बड़ा कोई धनवान है। इसलिए वो किसी तरह उसे परेशान करके उसकी कामयाबी का राज जानने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब सुरेश इस तरह से जवाब देते हैं, तब वो दोनों वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। सुना है कि आप दोनों किसी के तालाब में जहर मिलाने के लिए आते हैं। उस तालाब वाले को वहाँ पर एक सोने का चेन और जहर की बोतल मिली है। उन्हें कम से कम 10 साल की तो सजा होगी।